उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सक्रिय हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रकाश जोशी को देहरादून का जिला प्रभारी बनाया गया है। इसी के चलते कांग्रेस जिला प्रभारी प्रकाश जोशी 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक देहरादून दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस जिला प्रभारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर गहन विचार विमर्श करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बताया कि पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन कर रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी का पूरा फोकस और प्रभावशाली उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर है। देखिए, कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरी मजबूती के साथ तैयार है। उसी के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनको जिले का प्रभार दिया है, जिला प्रभारी बनाया है और देहरादून का जो जिला प्रभारी है प्रकाश जोशी जी को बनाया है, जिनका एक लंबा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव और संगठन का अनुभव उनका है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। वो यहाँ पर आएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, विधानसभा वाइज वो वहाँ के नेताओं से मुलाकात करेंगे और पूरे वार्ड स्तर के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उनकी पूरी अपनी समीक्षा करने के बाद पैनल बनाएंगे और प्रदेश मुख्यालय को, पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट देंगे। निश्चित तौर पे जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसके नाम पे मोहर लगेगी। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और आपको बता दें जिला प्रभारी यहां पर नियुक्त किए गए हैं। क्या रोल इन जिला प्रभारियों का है, किस तरीके से काम किया जा रहा है धरातल पर? जी दिव्या, निकाय चुनाव प्रदेश में होने हैं और माना जा रहा है कि दिसंबर माह में निकाय चुनाव प्रदेश में हो सकते हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जिस तरीके से जिला प्रभारी की नियुक्ति की गई और सभी जिलों में जो है प्रभारियों को अब जा रहे हैं, वहाँ का जनता से फीडबैक ले रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी चयन को लेकर भी जो है तमाम रणनीति तैयार कर रहे हैं। कौन सा जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी है उसकी तलाश में भी ये प्रभारी जुट चुके हैं। तो ऐसे में इसी क्रम में सभी जो जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं, 13 जिलों के, वो अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं। वहाँ पर लगातार पार्टी का क्या कुछ रणनीति है, जनता से बात भी कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके के मुद्दे उठाने चाहिए, किस तरीके के नहीं। तो इस तरीके से तमाम जो है ये प्रभारी तैयारी कर रहे हैं और तमाम जो है चीज़ों को वो देख रहे हैं और जांच रहे हैं कि इस तरीके से चुनाव आगे निकाय चुनाव लड़ना है। इसी क्रम में 3, 4 और 5 दिसंबर को यानी 3 दिवसीय दौरे पर प्रकाश जोशी, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं और उन्हें अब जिला देहरादून का जिला प्रभारी जो है वो बनाया गया। तो ऐसे में वो देहरादून में पहुंचेंगे और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को जांचेंगे, पार्टी की किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके की नहीं है, किस तरीके से आगे निकाय चुनाव लड़ना है, क्या कुछ तैयारियां करनी है, जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, देहरादून जिले के क्या कुछ अलग से इश्यूज हैं जो वो उठाने हैं निकाय चुनाव में, और प्रत्याशी चयन को लेकर किस तरीके से जो है कौन कौन दावेदार है, कौन कौन दावेदार नहीं है, कितने दावेदार हैं, इस तमाम चीज़ों को यहाँ पर जांचेंगे और जांचने परखने के बाद अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो लिखेंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भी दी जाएगी और उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया वो शुरू होगी कि आखिर प्रत्याशी किसे बनाए। तो इस तरीके से लगातार बैठकें भी हो रही हैं और बैठकों का भी दौर शुरू हो चुका है और कांग्रेस पार्टी यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो निकाय चुनाव के लिए लगातार एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। वहीं अगर निकाय चुनाव के लिए दावेदारों की भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई पदाधिकारी अभी से ही अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी हों या अन्य जो हैं, लगातार जनसंवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लगातार जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और सभी जो है अपने अपने क्षेत्रों में, वार्डों में जाकर जनसंवाद भी कर रहे हैं, समस्याएं लोगों की सुन रहे हैं, किस तरीके की समस्याएं। तो इस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के जो दावेदार हैं वो अपनी तैयारी में भी जुट चुके हैं और कई दावेदार कांग्रेस पार्टी में निकाय चुनाव को लेकर है। देहरादून की अगर खासतौर पर बात करें तो मेयर पद को लेकर, तो इस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही है और इसी को लेकर अब प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और वहां पर कौन कौन प्रत्याशी है, कितने दावेदार है, कौन कौन दावेदारी पेश कर रहा है, इस सब की रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय नेतृत्व हाईकमान को भेजेंगे। उसके बाद ही कुछ जो है प्रत्याशी चयन को लेकर वो प्रक्रिया शुरू होगी और जैसे ही अधिसूचना जारी होती है उसके बाद और भी तेज गति इन तैयारियों में देखने को मिलेगी। अच्छा अरुण, यहाँ पर हाल ही में संपन्न
संपन्न हुए केदारनाथ उपचुनाव में देखा गया और जानकारी मानते हैं कि जो धरातल पर कार्यकर्ता थे उनको साधने में असफल कांग्रेस रही है। ऐसे में प्रभारी तो नियुक्त कर दिए गए हैं, मुद्दों की तलाश की जा रही है, जिताऊ कैंडिडेट्स की तलाश की जा रही है, लेकिन क्या जो चूक हुई थी केदारनाथ उपचुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को जो दरकिनार किया गया था उसको अब यहाँ पर सुलझाती हुई नजर आएगी कांग्रेस? जी दिव्या, बिल्कुल। देखिए, केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा डाउन जरूर हुआ है, लेकिन ऐसे में यही बात है कि कार्यकर्ताओं को जब तक बूथ स्तर तक मजबूत नहीं किया जाता, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को मजबूत नहीं किया जाता और जो मनोबल डाउन हुआ है उनका मनोबल नहीं बढ़ाया जाता, तब तक जो है जीत वो मुश्किल होती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब जो है लगातार कार्यकर्ताओं को साधने का काम भी कर रही है और कार्यकर्ताओं का जो मनोबल खोया उसे बढ़ाने का काम भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनौती भी है। जिस तरीके से केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है, उसके बाद पुनः कार्यकर्ताओं का मनोबल वापस लाना और चुनाव में एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से चुनाव लड़ना, इसको लेकर हालांकि कांग्रेस पार्टी दावे कर रही है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बिल्कुल जो है डाउन नहीं हुआ है, दोबारा से जो है मेहनत की जाएगी और निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव की जब अधिसूचना जारी होगी तभी उसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि आगे कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयारी निकाय चुनाव के लिए करती है। जी अरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा गया है। सरकार के प्रति विपक्षी नेताओं में भारी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा में पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाला था, लेकिन उससे पहले लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के आवास और लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर भारी पुलिस तैनात कर दी गई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 2 दिसंबर को संभल जाने का निर्णय लिया गया था। जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक 30 नवंबर तक हटाई जानी थी। अब उन्होंने अचानक ये रोक 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कांग्रेसियों ने कहा है कि सरकार स्पष्ट रूप से अपनी खामियां छुपाना चाहती है और उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि मेरे दौरे से अव्यवस्था फैलेगी। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। ये 30 तारीख तक इन्होंने प्रतिबंध किया था और उसको जब ये पता चला कि हम 2 को जा रहे हैं तो इन्होंने जानबूझ के इसको 10 तारीख कर दिया और हम सब लोग जाएंगे, निश्चित जाएंगे, क्योंकि अत्याचार अन्याय हो रहा है और वहां पर हत्याएं हुई हैं। सरकार जानबूझकर ये करा रही है अपनी विफलताओं को, जनहित के मुद्दे को हटाने के लिए। हम निश्चित तौर से संभल जाएंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और इनकी सारी कमियों को अपने लीडर नेतृत्व को और आम जनता को बताएंगे। संभल जाने का जो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संभल में हुई है, जहां पे 5 लोग जो है वो गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई और लगभग 30 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए, ये सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में हम लोग जाना चाहते थे, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहते थे, शांति की अपील करने जाना चाहते थे। और कल रात से ही मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह की पुलिस यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप भी देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रोका जा रहा है, हमारे अन्य नेताओं को रोका जा रहा है और ये अराजकता है पूरी तरह से सरकार की। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वहां पे 163 का हवाला देकर के हमें लखनऊ से वहां तक नहीं जाने दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल संभल जा रहा था, वहाँ की स्थिति जांचने और फिर आगे लिखने के लिए, उनके पे कार्रवाई करने के लिए मौके पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मौके पे जाना था, मौके के हालात की जानकारी करनी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस से, विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष अजय राय जी से क्यों डरती है कि हर काम में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो जाने का कार्यक्रम है, हमारे अध्यक्ष जी ने निश्चय किया है कि वहाँ जाएंगे, अवश्य जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का कभी नाम नीचा नहीं होने देंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जुड़ चुके हैं। राज जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में।
जिस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर पुलिस द्वारा देखने को मिली है, आप लोग संभल कूच करने वाले थे और वहां पर आपको रोका गया, नेताओं का हाउस अरेस्ट हुआ, प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस सौंपा गया, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? नहीं, देखिए, ये तो सीधी सादी लोकतांत्रिक हत्या है। लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और वैसे भी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये संभल के डीएम ने एक आदेश दिया है कि पहले 1 तारीख तक था, फिर अब 10 तारीख तक कर दिया। क्या संभल के एक जिले के जिलाधिकारी का आदेश क्या पूरे यूपी में मान्य होता है? पहले तो लखनऊ में ये बताना चाहिए था, बरेली में रोका गया, हम सब लोग जाने को तैयार थे, हम लोगों को खुद हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये जब भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सबसे जो नाकामयाबी छिपाने का वो है हुनर है, वो यही है कि ये जब भी विपक्ष बोलेगा ये पुलिस को आगे कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा करना चाहिए था भाई। वहाँ 5-6 लोग मर गए हैं, अगर मान लो हम विपक्ष हैं और ना जाए तो कैसे काम चलेगा? भाई चंबल में हमारा अधिकार है जाने का, वो हमारे प्रदेश में जी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पुलिस प्रशासन निरंकुश हो चुका है। पुलिस प्रशासन तो वैसे सरकार का काम होता है, वो तो जनता के हितों का कार्य करना चाहिए, लेकिन उन पर भी इतना दबाव है कि वो जनता के हितों को न सोच के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हितों को सोच रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आपका डेलीगेशन वहां पर गया, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति है और माहौल गर्मा सकता है, खराब हो सकता है, इसलिए जब तक शांति ना बन जाए तब तक आप लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। मैं इस बात का बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि वहाँ शांति हो। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती कि वहाँ शांति से काम हो तो मैं समझता हूँ बहुत प्यार से वहाँ पे। देखिए, एक और बात कहना चाहता हूँ, जनता का प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, जनता का प्रतिनिधि पुलिस को चाहिए था वहाँ के। हालांकि वो आदेश ही गलत हुए भाई, एक ही दिन में सब कुछ हो गया, चलो जो हो गया, क्योंकि मैं न्यायपालिका पे शायद ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा बोले, लेकिन जब हो गया था तो उन्हें पुलिस प्रशासन को, वहाँ पे सारे प्रशासन को करना चाहिए था। वहाँ के सांसद, वहाँ के एमएलए और मौलवी साहब उनको बैठालते और उनको एक चीज इन्हें बतानी चाहिए थी, भाई जो दूसरी बार हम 29 तारीख को जा रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो बनेगी। तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता। आज जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। देखिए, अब हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों की एक सम्मान करता है। अगर वहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हत्या होगी तो शायद किसी भी नेता को नहीं छोड़िए, किसी विपक्ष की पार्टियों की नहीं, किसी भी साधारण इंसान को ये बर्दाश्त नहीं होगा। आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है राज शर्मा जी? क्योंकि 10 दिसंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है जो आज हटना था। देखो, इंतहा की हद पार ना कर जाए भारतीय जनता। अभी आप ही के में चल रहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने भी कहा जाऊंगा तो हूं मैं। तो यही मेरा वर्जन है कि जाएंगे तो है, ये कस से देख हम भी देखेंगे कब तक बढ़ाएंगे। अगर जिस प्रदेश में, जिस देश में अगर राजनीतिक पार्टी के नेता किसी के दुखों में उसके घर नहीं जा सकते तो मैं समझता हूँ कि शायद इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस बात से नाखुश है कि उन्हें संभल जाने से रोका गया है, लोकतंत्र की हत्या उन्हें करार दिया गया है, जिस तरह से कार्रवाइयाँ हुई है, हाउस अरेस्ट किया गया है। और उनका कहना है कि एक जिले के जिलाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होता है। जिस तरीके से यहाँ पर हाउस अरेस्ट हो रहे हैं और रोका जा रहा है संभल जाने से, पहले सपा के डेलीगेशन को रोका गया, उसके बाद अब कांग्रेस डेलीगेशन को भी जो है संभल जाने से रोका गया है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे में 5 डॉक्टरों की मौत के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसों पर लगाम लगाई जा सके, इसे लेकर एसपी अमित कुमार आनंद ने टीम के साथ जनपद की 65 किलोमीटर सीमा का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 41 डेथ पॉइंट को चिन्हित यहाँ पर करते हुए एक खाका तैयार किया है, उसे शासन को भेजा जाएगा और यूपीडा को भी इस बारे में अवगत कराया जाएगा। साथ ही जिला स्तर से होने वाली कार्रवाई को भी तैयार किया जाएगा। जो एक्सीडेंट्स होने का समय 3 बजे से 5 बजे अर्ली मॉर्निंग का है और जो निष्कर्ष मुख्यतः ये निकला कि ज़्यादातर एक्सीडेंट ड्राइवर के लापरवाही के कारण, अटेंशन की कमी
या नींद आने के कारण ना पाया जा रहा था। तो इसमें किस प्रकार से हम लोग अपने ड्राइवर को अलर्ट रख सकते हैं, इस पे भी विचार किया गया कि ये जो ड्राइवरों से जो भी पब्लिक है उनसे अपील की कि अनावश्यक देर रात्रि में ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए और किसी प्रकार का नशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बता दें कि लगातार जिस तरीके से हादसे बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर हादसा जो हुआ है जहाँ एक्सप्रेसवे पर 5 डॉक्टरों की मौत हुई है हादसे का शिकार होने के बाद, उसके बाद प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। जनपद की 65 किलोमीटर की जो क्षेत्रफल है वहाँ पर जायजा लिया गया है, अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है और एक रूपरेखा बनाई गई है जिसे शासन को जल्द ही भेजा जाएगा और जो जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई होनी है उस पर भी यहां पर अमल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन नजर आ रहा है, चाहे जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन हो। इसी क्रम में एसपी अमित कुमार आनंद ने अपनी टीम के साथ जो जनपद की 65 किलोमीटर की सीमा है उसका स्थलीय निरीक्षण किया है और 41 डेथ पॉइंट्स यहां पर चिन्हित किए गए हैं जहां पर हादसों में लोग अपनी जान गंवाते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ था और लगातार यहां पर हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। 5 डॉक्टरों ने भी अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद अब लगातार कार्रवाई की जा रही है और एक ठोस रणनीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे ऐसे हादसों पर लगाम लगाई जा सके। कभी ओवर स्पीडिंग या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले सामने आते हैं, ऐसे में प्रशासन का यही मकसद है कि इन हादसों पर लगाम लगाई जा सके और जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं ऐसे हादसों में उससे बचा जा सके। ऐसे में अपनी टीम के साथ एसपी ने भी स्थलीय निरीक्षण किया है। 65 किलोमीटर की जो सीमा है उसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है और कौन से डेथ पॉइंट्स हैं उन्हें चिन्हित किया गया है। 41 जो है डेथ पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जहां पर एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से हादसों को वहां पर रोका जाए, क्या क्या वहां पर काम करने की ज़रूरत है जिससे हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। और ये प्रयास जो है वो पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन द्वारा मिलकर किया जा रहा है। ज़िला प्रशासन स्तर पर जो कार्रवाई होनी है उसका भी खाका तैयार किया जा रहा है, जल्द ही शासन को भेज दिया जाएगा और अधिक दुर्घटना वाली जगहों को भी चिन्हित किया गया है, वहाँ जांच चल रही है। हादसे वाली जगहों को सुधारने के लिए खाका यहाँ पर जो है वो तैयार किया गया है। जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा जिसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी और यूपीडा को भी इससे अवगत करा दिया जाएगा, क्या रूपरेखा है, क्या कार्रवाई यहाँ पर होनी है। और आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है जहाँ पर लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। और रईस खान हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रईस, किस तरीके से यहाँ पर खाका तैयार किया जा रहा है, कौन से वो डेथ पॉइंट है जिन्हें चिन्हित किया गया है प्रशासन द्वारा? जी आपको बताते हैं कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए जहां कन्नौज पुलिस सक्रिय हो गई है, वहीं कन्नौज एसपी अमित कुमार आनंद ने 65 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। वहां लगभग 41 डेथ पॉइंट को चिन्हित किया है। एसपी का कहना है कि हो रहे हादसों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वाहन चालकों से अपील भी की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, नींद में भी न चलाएं, जिससे होने वाले हादसों में कमी आ सके। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि हाल में ही 5 डॉक्टरों की हुई मौत के बाद प्रशासन बहुत गंभीर बना हुआ है। एसपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका यातायात पुलिस भी लोगों को जागरूक कर रहा है कि एक्सप्रेस वे पर भी संयम बरते, तेज रफ्तार से वाहन ना चलाए, शराब पीकर ना चलाए। जी अच्छा, यहाँ पर अब तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कितने हादसे हो चुके हैं, कितने लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं उसमें, और क्या कार्रवाइयां अब तक हुई हैं? जी आपको बता दें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे मौत का सबब बनता जा रहा। अब तक न जाने सैकड़ों लोग अकाल के गाल में समा चुके हैं। वहीं अभी तक तो प्रशासन नहीं जागा था। वहीं इस बार एसपी अमित कुमार आनंद
ने हो रहे हादसों को रोकने के लिए ये प्रयास किया है। उनके द्वारा स्वयं भ्रमण किया गया है, और डेड पॉइंटों को चिन्हित किया जा रहा है। लगभग 41 डेड पॉइंटों को चिन्हित किया गया है। एसपी का कहना है कि यहाँ पे बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रईस और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ती अगली खबर की ओर। स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट बन रहे कानपुर में पनकी के लोग आज भी सीवर और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण ने पनकी स्थित जवाहरपुरम और डूडा कॉलोनी को मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किया। क्षेत्र में आबादी बढ़ती गई, लेकिन सीवर और पानी की समस्या ठीक कराना भूल गए, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को सीवर और पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गुस्साए लोगों ने केडीए में तीसरी बार हल्ला बोला है। गंदगी के अंबार और बीमारियों को दावत दे रहे पनकी क्षेत्र में सैकड़ों परिवार हैं। केडीए में लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए केडीए वीसी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर बवाल किया। प्रदर्शन बढ़ता देख केडीए उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। बहुपार्षद है। हमारे क्षेत्र की केडीए द्वारा बसाई गई बहुत सी स्कीमें हैं, कॉलोनी है। आज गंगागंज गांव में सीवर 25 साल पहले डाला गया, आज दिन तक उसको जलकल को हैंडओवर नहीं किया गया। पूरा सीवर बजा रहा, ना कोई सफाई देकर जोड़ी गई। इसी तरीके से डूडा कॉलोनी केडीए द्वारा बसाई गई और वहाँ की भी वो सीवर की समस्या है कि माता बहनें सोच के लिए जानी परेशान है। इसके पूर्व मैंने 2 बार केडीए विषय ज्ञापन दिया, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज हम पुनः हजारों संख्या में, सैकड़ों में उपस्थित हैं। यदि 1 महीने का वीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि हर समस्या का समाधान करा देंगे। और हमारे संवाददाता कानपुर से इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इब्ने, क्या पूरा प्रकरण है? पनकी में आखिर ये अव्यवस्थाएं क्यों फैली हुई हैं, जबकि कानपुर को स्मार्ट बनाने का दावा किया जाता है? जी हाँ दिव्या, बिल्कुल आपने सही कहा कि कानपुर को स्मार्ट सिटी जो है घोषित किया गया, स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जाता है। वही मैं आपको बता दूं कि ये पनकी का जो मामला है जवाहरपुरम का, जहाँ पे डूडा कॉलोनी जो है केडीए द्वारा वहाँ पे बसाई गई थी पूरी बस्ती, लेकिन जब वो बस्ती बसाई गई थी तो उस वक्त की पॉपुलेशन के हिसाब से अगर इस वक्त की पॉपुलेशन देखें तो काफी अंतर आ चुका है। और अगर हम बात करते हैं वहाँ की समस्याओं की, तो वहाँ पे जल निकासी की, जल भराव की और सीवर लाइन की, ये बहुत बड़ी वहाँ पे समस्याएं हैं। और वहाँ के लोगों ने इससे पहले भी 2 बार जो है उन्हीं ने आके अपनी शिकायतों को दर्ज कराया है, इसी माध्यम से धरना प्रदर्शन करके दर्ज कराया है। उनको आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आज फिर पार्षद की अगुवाई में इलाकाई लोगों ने फिर से आके आज केडीए में जो है कानपुर विकास प्राधिकरण पहुंचकर वहां पे हंगामा शुरू कर दिया। पहले तो जब वो वहां पहुंचते हैं तो मुख्यालय के अंदर उनको घुसने नहीं दिया जाता है, उनकी सुरक्षा कर्मियों से काफी झड़प होती है, बहस होती है, फिर उसके बाद वो अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद जमकर वहां नारेबाजी होती है, केडीए बीसी के खिलाफ भी नारेबाजी करी जाती है और केडीए बीसी से मिलने की ही बात वो लोग करते हैं कि बगैर मिले हम जाएंगे नहीं यहाँ से। बहरहाल फिर केडीए बीसी वहां पर आते हैं, केडीए बीसी आके उन लोगों से बात करते हैं और 1 महीने का उन्हें समय देते हैं। 1 महीने के समय में वो सारी सुविधाएं जो वहां पे उनको चाहिए सब कुछ दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, खाली जवाहरपुरम नहीं, ये गंगापुर का भी इलाका है जो पनकी में आता है, वहां का भी यही सेम मामला है। और अगर बात की जाए तो अभी तक कहीं पर भी कोई दिक्कतें जो इन लोगों को आ रही थी, तो इन दिक्कतों को जब अगर केडीए ने वहां पे कॉलोनी बसाई थी तो बसाने के बाद उसको था जो वहां की लाइनें थी उसको जलकल या नगर निगम को सौंप देना चाहिए था, वो सौंप दी थी, तो जिसकी वजह से वहां पे नगर निगम अपना काम पूरा करते। जी, बहुत शुक्रिया इब्ने हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।